हालांकि उसने आज तक किसी भी बच्चे को चोट तो नहीं पहुंचाई थी। और वो किसी बच्चे को चोट पहुंचाती भी कैसे? वो तो बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। जब नंदमाला को पहला बच्चा होने वाला था तब वो 2 महीने के लिए अपने माता पिता के घर चली गई थी। जयंतीलाल उन 2 महीनों में कई बार छुट्टियां निकालकर उसके पास जाता था और उसे ये एहसास दिलाता था कि जिंदगी के इस नए दौर में भी वो उसके साथ है। बच्चे के पैदा होने के वक्त भी जयंतीलाल नंदमाला के साथ ही था और वो उन दोनों की जिंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण और भावुक पल था। जयंतीलाल ने पहले बेटे के जन्म के वक्त नंदमाला का जितना ख्याल रखा था उतना ही उसने दूसरे बच्चे के वक्त भी रखा। अपने पति होने के फर्ज को वो शुरुआत से ही अच्छे से निभाते आ रहा था। हालांकि एक पुरुष को पति और पिता की भूमिका एक साथ निभाने से ज्यादा एक स्त्री को पत्नी और माँ की भूमिका एक साथ निभाना ज्यादा मुश्किल होता है और वो पल स्त्रियों की जिंदगी का सबसे चुनौतियों से भर हुआ होता है। और जयंतीलाल इस बात को अच्छे से समझता था, इसलिए वो नंदमाला की हर मुश्किल में उसके साथ दृढ़तापूर्वक खड़ा रहा और इसीलिए नंदमाला को अपनी माँ की भूमिका में ज्यादा मुश्किलें नहीं आईं। नंदमाला ने बड़े बेटे का नाम संतोष और छोटे बेटे का नाम उपेंद्र रखा। उसे अपने दोनों ही बेटे हद से ज्यादा प्यारे थे। उसने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला और साथ ही उन्हें अच्छे संस्कार भी दिए। वो एक अच्छी पत्नी के साथ एक अच्छी माँ भी साबित हुई। उन दोनों की संतान एक अच्छी परवरिश में बड़े हो रहे थे। कुछ सालों बाद नंदमाला की माँ और उसके बाद उसके पिता की बुढ़ापे से मौत हो गई। उसके बाद अपने नजदीकी रिश्तेदार ज्यादा नहीं होने से उसका उसके मायके से नाता भी टूट गया। अब उसकी पूरी दुनिया उसके पति और बेटे में ही सिमट गई और वो हमेशा अपने बच्चों में ही व्यस्त रहने लगी। ऐसी ही उनकी खुशहाल शादी को 30 साल गुजर गए। इन 30 सालों में बहुत कुछ चीजें बदल गईं। जयंतीलाल के माता पिता भी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। संतोष एक बड़ी कंपनी में अच्छे औंधे पर लग गया था और उसकी शादी कविता नाम की एक सुशील लड़की से हो चुकी थी। कविता भी नंदमाला की तरह ही सुलझी हुई लड़की थी और थोड़े ही समय में वो इस परिवार में अच्छे से घुल मिल गई जैसे कभी नंदमाला हुई थी। उपेंद्र अब भी पढ़ रहा था। वो पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए जयंतीलाल ने उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने दी। वो उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा रहा था। नंदमाला और उसकी इच्छा थी कि वो एक ऊंचे ओहदे तक की सरकारी नौकरी करे और इसीलिए उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए उसने कर्जा भी निकाला हुआ था। वही संतोष ने नंदमाला के नाम मंदिर के बाजू में एक छोटा प्लॉट खरीद लिया था, जहां उसने भी कर्जा लेकर घर बांधने का काम शुरू कर दिया था। नंदमाला ने वादे के मुताबिक अपने दोनों लड़कों को अच्छे संस्कार दिए। दोनों बेटे वैसे ही थे जैसे हर माँ बाप अपने बेटों को देखना चाहते हैं। अब वो नंदमाला का एक खुशनुमा परिवार था और उसमें खुशी तब और बढ़ गई जब संतोष को लड़का हुआ। अब नंदमाला दादी बन गई थी और जिस तरह उसने अपने दोनों बेटों को अच्छी परवरिश में बड़ा किया, उसी परवरिश को छाव में ये अगली पीढ़ी पल रही थी। जैसी नंदमाला संतोष के बेटे को अपनी गोद में खिलाती थी, आज भी वो वैसे ही छोटे बच्चों को आपको गोदी में उठाने की चाहत रखती थी, उसे गोदी में खिलाने की चाहत रखती थी। और इसीलिए आजकल वो सुधाम भाई के यहाँ जाने लगी थी। लेकिन आपका अच्छा होना दुनिया को अच्छा नहीं बनाता। जिस औरत से किसी को परेशानी नहीं होती थी, उसी औरत को पूरी दुनिया से परेशानी होती थी। जब जयंतीलाल नानो को ढूंढता हुआ एक गली में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां नानो डरी सहमी हुई खड़ी थी और कुछ छोटे लड़के उस पर कुत्ता छोड़कर परेशान कर रहे थे। बार बार उस कुत्ते को उसके पास ले जाते थे, जिससे कुत्ता जोरों से भौंकता और नानो डर जाती। और ये देख उन लड़कों को काफी मजा आ रहा था। आसपास कुछ बड़े लोग भी थे जिन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि वो लड़के एक बेबस औरत को परेशान कर रहे थे। उन्हें कोई भी रोक या टोक नहीं रहा था। जयंतीलाल को उन लड़कों की हरकत देख काफी गुस्सा आया। उसने पास में पड़ी एक लकड़ी उठाई और गुस्से से उन लड़कों की ओर दौड़ा। अरे, दूसरा पागल भी आया, भाग भाग। जोर जोर कर हंसते हुए लड़के दूसरी गली में भाग गए। जयंतीलाल का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। वो उन लड़कों को बेरहमी से पीटना चाहता था, लेकिन उसकी कमजोरी का उसे तभी एहसास हो गया और वह लड़खड़ाकर सड़क पर गिर पड़ा। वहां खड़े लोग अभी भी वैसे ही खड़े तमाशा देख रहे थे। ना ही कोई उसकी मदद के लिए आगे आया और ना ही किसी ने ऐसा दिखाने की झूठी कोशिश की। गिरने के बाद उसका घुटना छील गया और वहां से खून निकलने लगा। हाथ की कोहनी पर भी बड़ी सी खरोंच उभर आई। वह थरथराता हुआ खड़ा हुआ और अपने कपड़े झटकने लगा। तभी डरी सहमी हुई नानो वहां आई और उसके जख्म को सहानुभूति से देखने लगी। तुम ठीक तो हो? जयंतीलाल ने अपने जख्म को नजरअंदाज करते हुए पूछा। डर के मारे कंपक पाते हुई नानो ने हाँ में सिर हिलाया। चल घर चल। और वो उसे घर ले आया। पसीने से भरा अपना मुंह और धूल से सने हाथ पैर धोने के बाद वो चारपाई पर बैठकर उन जख्मों को तसल्ली से देखने लगा। घाव ज्यादा गहरे तो नहीं थे, लेकिन उसकी उम्र के हिसाब से अब वो बुरे थे। उस भाग दौड़ और चोट लगाने की वजह से उसका वो पैर अभी भी थरथरा रहा था।
तभी नानो उसके सामने आई। मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि घर पर ही रहा कर, लेकिन तुम सुनती क्यों नहीं हो? जयंतीलाल का गुस्सा नानो पर फुट पड़ा। हमेशा बाहर के लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं, तुझे चोट पहुंचाते हैं, फिर भी तू है कि बार बार बाहर ही जाती है। अक्कल वक्कल है क्या नहीं तुझमें? आज अगर वो कुत्ता काट लेता तो? डरी हुई नानो अब दुखी हो गई थी। उसकी आंखों में पानी जमा हो गया और फिर वो घर के अंदर चली गई। जयंतीलाल बाहर ही गुस्से से बैठा रहा और अपने जख्मों को देखता रहा। फिर उसने बारीक मिट्टी उठाई और उसे अपने जख्मों पर डाल दिया ताकि वो जल्द सूख जाए। वो अपने जख्मों पर पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। कुछ देर तो वो अकेला ही बाहर बैठा रहा, लेकिन काफी देर तक जब नानो बाहर नहीं आई तो वो उसे देखने के लिए अंदर गया। नानो जमीन पर बैठी हुई थी और उसके आसपास कई सारी तस्वीरें पड़ी हुई थी, जिसमें उपेंद्र, संतोष, कविता और उसके पोते की तस्वीर थी। उसने उन तस्वीरों को जमीन पर बिखेर दिया था, जैसे आज उसका संसार बिखर गया है, और वह स्थिर होकर दुखी मन से उन तस्वीरों को देख रही थी। उसके शरीर में कोई हालचाल नहीं थी सिवाय उसकी आंखों से बहते आंसुओं के। जयंतीलाल उसके बाजू में बैठ गया। नानो ने गीली आंखों से उसे इस तरह देखा जैसे नंदमाला उसे देख रही हो। जयंतीलाल को देखकर उसके आंसू बढ़ गए और वो उसे लिपट गई और उसी तरह रोने लगी जैसे उस दिन वो रो रही थी। घर की चौखट पर सफेद कपड़ों में लिपटा उपेंद्र का शव पड़ा हुआ था। नंदमाला चीख चीख कर रो रही थी और जयंतीलाल अपनी सुर्ख लाल आंखों के साथ नंदमाला को गले लगाकर सांत्वना दे रहा था। घर के आसपास काफी सारी भीड़ जमा हो गई थी। कविता भी नंदमाला के नजदीक बैठी रो रही थी और संतोष पुलिस से बात कर रहा था। उसने कॉलेज की छत से कूदकर अपनी जान दी है। पुलिस ने पूछताछ करते हुए कहा, उसने शायद ये किसी लड़की की वजह से किया होगा। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता, और उसने भी कभी कुछ कहा नहीं। वो जब भी घर पर रहता था तो हमेशा खुश ही दिखाई देता था। मुझे नहीं लगता कि वो किसी लड़की की वजह से तनाव में था। पैसों का कोई लेन देन? नहीं सर, उसे किस तरह का कोई व्यसन या लत नहीं थी, और उसने आज से पहले भी कभी पैसों के बारे में बात नहीं की। वो तो हमेशा ही अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था। ठीक है, वैसे हमारी जांच चालू है, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बताना, और बुलाने पर तुम्हें पुलिस स्टेशन में भी आना होगा। वहां मौजूद लोगों में से किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक पढ़ने लिखने वाले होशियार लड़के ने इतनी कम उम्र में खुदकुशी कर ली थी। जयंतीलाल को तो ये सब एक बुरे सपने की तरह लग रहा था जो टूटता टूट नहीं रहा था। वो ना ही कुछ बोलने की हालत में था और ना ही कुछ समझने की। फिर भी वो नंदमाला को संभालने की कोशिश कर रहा था और सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। नंदमाला जोर जोर से सिर पटकते हुए रो रही थी। उसका गला उसके कलेजे की तरह फटा जा रहा था। उसे भी अपने बेटे की मौत पर यकीन नहीं हो रहा था, और भला कोई माँ अपने बेटे की मौत पर यकीन भी कैसे करे। उपेंद्र की मौत नंदमाला के लिए पहला सदमा था, जिससे उभरने में उसे कुछ महीने लग गए। हालांकि कुछ जख्म गुजरते समय के साथ भी नहीं भरते हैं, लेकिन आदमी उस वक्त तक उसके साथ जीना सीख जाता है। नंदमाला के साथ भी वैसा ही हुआ। उपेंद्र की मौत का दुख संतोष के बेटे की वजह से कम होने लगा था। वो जितनी देर तक उस बच्चे के साथ रहती, उतनी ही वो उपेंद्र की यादों से भी दूर रहती। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। रह रहकर उसे उपेंद्र की याद आती थी और फिर से दुखी और उदास हो जाती थी। जयंतीलाल से भी नंदमाला की ये हालत देखी नहीं जाती थी, और इसीलिए वो अक्सर इस बात का प्रयास करता कि उपेंद्र की याद उसे ना आए। आगे के 5 साल धीरे धीरे गुजरने लगे। नंदमाला काफी हद तक उभर चुकी थी। हालांकि उस दौर में संतोष की पुरानी नौकरी चली गई थी और नए काम में काफी कम पैसे मिल रहे थे। पैसों की तंगी के कारण नए घर का काम आधा ही हुआ था और उसके लिए लिया हुआ कर्जा भी ब्याज की वजह से बढ़ रहा था। उन दिनों आर्थिक तंगी के चलते वो काफी तनाव में रहने लगा था, जिस वजह से उसे दारू की लत लग गई। वो अक्सर रात को दारू पीकर घर आने लगा था। दिन में भी वो ज्यादा होश में नहीं रहता था और उसी के चक्कर में उसकी नई वाली नौकरी भी चली गई। घर पर आए दिन उसमें और उसकी बीवी में झगड़ा होने लगा। उसकी नौकरी जाने की वजह से घर के पूरे खर्चे की जिम्मेदारी जयंतीलाल पर ही आ गई थी, और उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वो 2 परिवार पाल पाता। तब उन्होंने अपना पुराना घर बेचकर सारा कर्जा उतार दिया और इस नए आधे अधूरे बने हुए घर में रहने आ गए। लेकिन इससे भी संतोष की दारू नहीं छूटी। हालांकि कई लोग संतोष की इस बात पर समझाने लगे और वो इन बातों को समझता था, लेकिन न जाने क्यों शाम होते ही वो दारू के अधीन हो जाता था और सारे लोगों की बातें भूल जाता था। अब तो झगड़े हर दिन होने लगे थे, और ऐसे ही एक दिन उन दोनों पति पत्नी में काफी ज्यादा झगड़ा हो रहा था। नंदमाला की गोदी में संतोष का छोटा लड़का था, जो उस झगड़े को देख रो रहा था, और नंदमाला उसे संभालते हुए संतोष और कविता के झगड़े को मिटा रही थी। लेकिन ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते और ज्यादा बढ़ गया था। संतोष के गुस्से से चिल्लाने की आवाज नंदमाला की आवाज को भी दबा रही थी। जयंतीलाल काम से थका हारा घर की ओर लौट रहा था
और उसके घर के झगड़े की आवाज उसे चौराहे तक आ रही थी। तभी उसे एक जोर से चीख सुनाई दी। वो चीख नंदमाला की थी। वो इतनी जोरों से चीख रही थी कि चौराहे तक के घरों के लोग उसकी चीख सुनकर बाहर आ गए थे। जयंतीलाल का दिल जोरों से धड़क उठा और वो घर की ओर दौड़ पड़ा। और जैसे ही उसने घर के अंदर देखा, उसकी रूह कांप उठी। कविता जमीन पर गिरी हुई थी और उसके कान से खून निकल रहा था। जमीन पर लोहे की एक सरिया पड़ी हुई थी, जिसके बाजू में संतोष कांपते हुए होश उड़े खड़ा था। और वही डर के मारे कांपती नंदमाला एक हाथ से पोते की आंखें बंद कर दूसरे हाथ से कविता को उठाने की कोशिश कर रही थी। जयंतीलाल झट से कविता के पास गया। वहां की पूरी जमीन खून से भर गई थी। उसकी कान और नाक से काफी ज्यादा खून बह रहा था। जयंतीलाल ने मदद के लिए ऊपर देखा। संतोष वहां से भाग गया था और दरवाजे के पास अब तक कई सारे लोग जमा हो गए थे। नंदमाला चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए मदद मांग रही थी, लेकिन खून से लथपथ कविता को देख कोई आगे नहीं आ रहा था। जयंतीलाल खुद कविता को खड़ा करने की नाकाम कोशिश करने लगा, लेकिन कविता के शरीर में अब कोई हलचल नहीं हो रही थी। तभी भीड़ में से कोई गली के एक डॉक्टर को ले आया और डॉक्टर ने जांच कर बताया कि वो मर चुकी है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी आ गई। संतोष वहां से भागकर सीधा पुलिस स्टेशन चला गया था और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था। फिर भी पुलिस ने जयंतीलाल को और नंदमाला को गिरफ्तार कर लिया। नंदमाला अपने पोते को गले लगाकर पुलिस स्टेशन में एक कमरे में लगातार रो रही थी। और तब वो ज्यादा रोने लगी थी जब उसके पोते को पुलिस ने उससे छिनकर कविता के माता पिता को सौंप दिया था। वो पूरी रात रोती रही, क्योंकि एक ही झटके में उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। आंखों में देखे सपने एक झटके में चूर चूर हो गए थे। वो रोते हुए उम्मीद कर रही थी कि यह सब उसका एक बुरा सपना हो और वो एक झटके के साथ अपने बुरे सपने से बाहर निकल आए। और वो पगली इसी उम्मीद में रोती रही। अगली शाम को पुलिस ने जयंतीलाल और नंदमाला को छोड़ दिया। जब वो दोनों घर लौटे, तब घर में कविता का सूखा हुआ खून, पुलिस द्वारा खींची गई रेखाएं वैसे के वैसे ही थीं। और ये देख नंदमाला फिर से रोने लगी। जयंतीलाल उसे बाजू के मंदिर में ले गया और वहीं बैठाकर उसे अपनी बाहों में भरकर सांत्वना देने लगा। वो बार बार अपने बिखरे हुए परिवार के बारे में ही बातें कर रही थी। उस दिन की घटना को याद कर रो रही थी। जयंतीलाल सिर्फ उसे अपनी बाहों में भरे हुए था और वो उसे चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। रोना तो उसे भी आ रहा था, परिवार तो उसका भी बिखरा था, लेकिन अगर उसके आंसू बहते तो शायद वो अपने आप को रोक न पाता और तब नंदमाला को कौन संभालता। उन दोनों ने पूरी रात वैसे ही मंदिर में एक दूसरे को लिपटकर रोते हुए निकाली। अगले दिन सुबह तक नंदमाला की आंखें सूज गई थी, उसका गला सूख गया था, उसका शरीर बुखार की वजह से गर्म हो गया था और वो किसी बेजान सी बैठी थी। जयंतीलाल ने पहले उसे पानी पिलाया और बाहर ही पेड़ की एक छांव में चारपाई डाल दी और उसे सुला दिया। उसके बाद उसने सबसे पहले डॉक्टर को बुलाया और बाद में घर की साफ सफाई की और नंदमाला के लिए खाना बनाया। लेकिन शाम तक नंदमाला का बुखार कम नहीं हुआ और न ही अगले कुछ दिनों तक उसका बुखार कम हुआ। वो कई बार रात को उठकर अपने बच्चों के बारे में पूछती, उपेंद्र के बारे में पूछती, संतोष के बारे में पूछती, कल्पना के बारे में पूछती और अपने पोते के बारे में पूछती। वो बीच बीच में भूल जाती थी कि उपेंद्र मर गया है और संतोष जेल में है। वो बार बार अपनी उस याद में चली जाती थी जब उपेंद्र जिंदा था, और जब कुछ समय बाद उसे सब याद आता था तब वो फुट फुट कर रोती, हर रोज, हर वक्त और हर समय। और हर एक गुजरते समय के साथ उसकी हालत और ज्यादा खराब होती गई। और इन 10-12 साल में वो नंदमाला से नानो बन गई और आज तक उसकी हालत वैसे ही रही। उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, ना ही उसकी दिमागी हालत में और ना ही उसकी भावनाओं की हालत में। सालों से एक दिन भी ऐसा नहीं बीता था जिस दिन नानो पुरानी घटी घटनाओं को याद कर रोई ना हो। वो घटनाएं उसके दिल में किसी पुराने जख्म की तरह उभर चुके थे, जो जयंतीलाल अब उसे इस हालत में नहीं देख सकता था। वो उसे घुट घुट कर लोगों की अवहेलना को झेलते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन वो उसे अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता था। उसने उसकी आखिरी सांस तक साथ निभाने का वादा जो किया था, लेकिन नानो की प्रताड़ना अब उससे देखी नहीं जाती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसते थे, जिसे जयंतीलाल दिल पर पत्थर रख सह लेता था। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती थी। कई बार कुछ लोग उसे चोट पहुंचाते, उस पर बुरी नजर रखते थे। आज नानो को ऐसे लोगों से बचाने के लिए वो है, लेकिन कल, पिछले 15 सालों से नानो एक बेमतलब की, परेशानियों से घिरी हुई जिंदगी जी रही थी। उसकी जिंदगी घुटन भरी थी, ना ही उसमें कोई सुख था और ना ही चैन था, तो सिर्फ दुख और दर्द, जिसकी असल में वो पत्र भी नहीं थी। जयंतीलाल भी अब उसकी इस दशा को देख टूट चुका था। अब उसे नानो के लिए एक कठिन फैसला लेना था। अगली सुबह वो अपने मालिक के पास गया। उसने उससे कुछ पैसे उधार लिए और आज के दिन की छुट्टी ली और घर आते वक्त राशन भी खरीद लिया। नानो अभी भी घर पर ही थी।
कल की घटना की वजह से उसकी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तुमने कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है ना? आज मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। लेकिन आज तुम कहीं जाना मत। जयंतीलाल के कहने पर उसने हाँ में सिर हिलाया। जयंतीलाल ने उसके लिए अलमारी में से नई साड़ी निकाली और उसे पहनाने के बाद उसके चेहरे और बालों को सजाया। कई सालों बाद आज उसके माथे पर बिंदी चमक रही थी। उसके चेहरे पर तेज था और उसकी आंखों में खूबसूरती। आज सालों बाद उसने नंदमाला को देखा था, जिसे देख जयंतीलाल की सुखी आंखों में आंसू भर आए थे। उसका दिल हर एक पल के साथ पिघल रहा था और उसका मन बैठा जा रहा था। उसके बाद उसने खाना बनाया, जिसमें दाल चावल, खीर, पूरी और सब्जी बनाई। दोपहर के 12 बज रहे थे। बाहर चमकदार धूप खिली थी, जिससे हवा में थोड़ी गर्माहट थी। दोपहर की वजह से रास्ते भी सुनसान और खाली थे और खड़खड़ाकर बजते पावरलूम के अलावा कोई शोर नहीं था। खाना बनने के बाद जयंतीलाल ने नंदमाला को अपने हाथों से खिलाया और उसके बाद वो घर में ही चारपाई डालकर लेट गए। नंदमाला फिर से वैसे ही उसकी बाजू पर अपना सिर रखकर लेटी हुई छत को देख रही थी। जयंतीलाल ने भी अपने दूसरे हाथ से उसे गले लगाए हुए था। कुछ देर वो दोनों वैसे ही खामोशी से एक दूसरे से लिपट कर लेटे हुए थे, जैसे कभी नंदमाला उससे लिपट कर सोती थी। लेकिन अचानक नंदमाला की आंखों में दर्द दिखाई देना शुरू हुआ। उसका दम घुट रहा था। उसकी सांसों की आवाज कमरे में गूंजने लगी थी। उसके हाथ पैर कंपक पाने लगे थे और वो उठकर बैठना चाहती थी, लेकिन जयंतीलाल उसे जकड़े हुए था। तड़पती नंदमाला को देखकर जयंतीलाल भी तड़प रहा था। नंदमाला की आखिरी सांसें उसके दिल को किसी आरी की तरह चीर रहे थे। उसकी आंखें दुख से जल रही थीं, उसका गला भर आया था। उसकी सुखी आंखें दर्द के सागर जैसी हो गई थी और उसका शरीर कंपा रहा था। यह दर्द उसके लिए असहनीय था। उसके लिए ये दर्द सहने से अच्छा जहर खाकर मर जाना आसान होता। नंदमाला को मरता देख वो भी धीरे धीरे मर रहा था, लेकिन वो मजबूर था और इसी मजबूरी की वजह से उसने नंदमाला को कसकर गले लगा लिया और अपने कलेजे से निकलती दर्द की चीख को दबाते हुए रोने लगा। नंदमाला दर्द से कराहते हुए सवालिया निगाहों से जयंतीलाल की आंखों में देख रही थी और मानो जयंतीलाल की आंखों में उसके सारे जवाब थे। वो उसकी मजबूरी बयां कर रही थी। उसके लिए अपनी नंदमाला को मरता देख आसान नहीं था। यह वो दर्द था जिससे उसकी सूखी आंखें भी भर आई थीं। दर्द इतना था कि वो चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, वो किसी लावा की तरह फुट पड़ना चाहता था, लेकिन एक सख्त जमीन की तरह वो उसे दबाए हुए था। अपने दिल को किसी पत्थर की तरह बनाए हुआ था। वो अपने लिए निर्णय से बदलना नहीं चाहता था। वो फिर से नंदमाला को नानों की जिंदगी नहीं देना चाहता था। वो फिर से उसे दुख भरी जिंदगी नहीं देना चाहता था। वो तो चाहता था कि उसकी नंदमाला अब आजाद हो जाए, अपने दुखों से, अपने दर्द से, लोगों की अवहेलनों से, लोगों के तिरस्कार से। लेकिन अचानक उसका पत्थर सा दिखने वाला दिल किसी बर्फ की तरह तेजी से पिघलने लगा। नंदमाला की वो सवालिया आंखें उसे चुभने लगी। उसके आंसू उसे रोकने लगे। उसका दर्द उसे अपना निर्णय बदलने को मजबूर करने लगा। हर एक सांस के साथ उसकी नंदमाला उससे दूर होती जा रही थी, जैसे उसकी जिंदगी उससे छूटी जा रही थी। अब वो नंदमाला को नहीं खोना चाहता था और ना ही नानों को। वो उसे मरते हुए कैसे देख सकता था, जिसके लिए वो खुद जी रहा हो। अपने पत्थर जैसे दिल की बदौलत उसका निर्णय बदल गया। नंदमाला के प्रति उसके प्यार ने उसे मजबूर किया। वो रोता चीखता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने जल्दबाजी में दरवाजा खोला और नंदमाला को अपने दोनों हाथों से उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। दोपहर की उस सुनसान सड़क पर वो बूढ़ा जयंतीलाल अपने जख्मी नंगे पैर अपनी नंदमाला को बाहों में उठाकर उसकी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था। उसे किसी बात की फिक्र नहीं थी, किसी बात की चिंता नहीं थी या किसी बात का विचार नहीं था सिवाय नंदमाला को बचाने का। नंदमाला के हित में लिए उसके कठोर फैसले की अब उसे परवाह नहीं थी। वो तो अब सिर्फ उसे बचाना चाहता था। अपने प्यार में शायद वो स्वार्थी हो गया था, क्योंकि वो उसके बिना अधूरा था, उसके बिना वो प्यासा था, उसके बिना वो भूखा था, उसके बिना वो कुछ नहीं था। नंदमाला को बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर उस पथरीली राह पर वो नंगे पैर दौड़ पड़ा और नंदमाला उसके इस निर्णय पर भी सावलिया निगाहों से देख रही थी। उसकी गीली आंखों में अब दर्द नहीं था और ना ही डर था तो सिर्फ उतना ही प्यार जितना जयंतीलाल की गीली आंखों में था। अस्पताल की उस सफेद और ठंडी गलियारे में जयंतीलाल के हांफने की आवाज गूंज रही थी। डॉक्टर और नर्सों ने तुरंत नंदमाला को स्ट्रेचर पर ले लिया। जयंतीलाल वहीं फर्श पर बैठ गया। उसके पैरों के छालों से खून रिस रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस बंद दरवाजे पर था जिसके पीछे उसकी दुनिया को बचाने की जंग चल रही थी। कई घंटों के बाद जब दरवाजा खुला तो डॉक्टर के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान थी। समय पर ले आए आप, डॉक्टर ने कहा। जहर का असर गहरा था, लेकिन उनकी जीने की इच्छा और आपकी फुर्ती ने उन्हें बचा लिया। अब वो खतरे से बाहर हैं। अगले कुछ हफ्तों में एक चमत्कार सा होने लगा। मौत को छूकर लौटने के बाद नंदमाला की याददाश्त में एक ठहराव आ गया था।
शायद उस गहरे सदमे ने उसके दिमाग के उन जख्मों को भर दिया था जो सालों से खुले थे। वो अब उपेंद्र और संतोष के नाम पर चीखती नहीं थी, बल्कि जयंती लाल का हाथ थामे चुपचाप बैठी रहती थी। उस शाम सूरज ढल रहा था और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वे दोनों अपने घर के बाहर उसी पुरानी चारपाई पर बैठे थे। हवा में अब घुटन नहीं, बल्कि मोगरे की महक थी। जयंती लाल ने धीरे से नंदमाला की ओर देखा। वो उसे पहचान रही थी, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी डर के। नंदमाला ने धीमे स्वर में कहा, जयंती, तुम थक गए होगे ना, मेरे पीछे इतना दौड़े। जयंती लाल की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने उसका हाथ चूमते हुए कहा, तुम्हारे साथ चलने के लिए तो ये पैर बने हैं नानो। थकना कैसा? गांव के कुछ लोग जो कभी मजाक उड़ाते थे, आज चुपचाप और सम्मान के साथ उन्हें देख रहे थे। जयंती लाल के मालिक ने उसकी ईमानदारी और समर्पण को देखते हुए उसे शहर के एक छोटे से बगीचे की देखरेख का काम सौंप दिया था, जहां रहने के लिए एक छोटा सा साफ सुथरा कमरा भी था। अब नानो को किसी की अवहेलना नहीं झेलनी पड़ती थी। वे दोनों अब उस नए घर में रहने लगे थे, जहां हर सुबह परिंदों की चहचहाहट से होती थी। जयंतीलाल अब उसे घर पर अकेला नहीं छोड़ता था, वो उसे अपने साथ बगीचे में ले जाता। नानो फूलों को पानी देती और जयंतीलाल उसे दूर से मुस्कुराते हुए देखता। जिंदगी में अब न कोई भागदौड़ थी, न कोई दर्द। सालों की प्रताड़ना के बाद उनकी प्रेम कहानी को एक शांत और सुखद किनारा मिल गया था। शाम की हल्की सुनहरी धूप में जब वे एक दूसरे का हाथ थामे बैठते तो ऐसा लगता मानो समय रुक गया हो, सिर्फ उन दोनों के लिए, उनकी उस अधूरी रह गई खुशियों को पूरा करने के लिए।